हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आप मेरे साथ क्यों जुड़े। इस ऑनलाइन के ज़माने में आपको बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत ही कम पैसों में। आप उनके थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं या आप किसी बड़ी नामचीन कोचिंग में जाकर भी वहाँ सेकंड ग्रेड की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का पर्पज ये है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको घर बैठे बिना किसी नो कॉस्ट, एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। ओनली आप मेरे साथ जुड़े और जो वीडियोज में आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ उन वीडियोज को आप प्रॉपरली देखें और प्रॉपर देखने के बाद जो प्रैक्टिस शीट मैं आपको दूंगा उसकी प्रैक्टिस करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट में केमिस्ट्री लेक्चरर के पद पर पदस्थापित हूं और 2016 में मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम से सिलेक्ट हुआ था। इससे पहले मैं 11th-12th के लिए भी वीडियोज डालता हूं। उसका चैनल अलग से है, केमिस्ट्री बाई सुशील कुमार जांगीड़ के नाम से यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। मैं अलग से ये चैनल इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो आप लोगों से इंट्रोड्यूस होते हो कि एक और भी बंदा है जो सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री और फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करवा सकता है। आप मेरे साथ जुड़े रहें और आप देखेंगे कि आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल सार्फ और नीट एंड क्लीन हो जाएगी, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब जाहिर सी बात है, आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप, हो सकता है कि बीएससी बीएड हो या हो सकता है कि आप किसी विशेष सब्जेक्ट से, फिजिक्स से, बायो से या केमिस्ट्री से एमएससी क्वालिफाइड हो। आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, मैं आपको प्रॉपर नोट्स उसके साथ प्रैक्टिस शीट टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाऊंगा और नोट्स जो है वो मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। आज जो हम आरपीएससी केमिस्ट्री की पहली यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आरपीएससी केमिस्ट्री का पहला जो यूनिट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका जो स्टैंडर्ड है वो है सीनियर सेकेंडरी लेवल का। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए प्रिपेयर हो और इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो सकता है इससे पहले भी आपने की होगी या आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है कि यदि आप फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री बायो फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो 11th-12th की एनसीईआरटी बुक चल रही है सिलेबस में, वो आपको सारी की सारी ध्यानपूर्वक याद होनी चाहिए। आपने पुराने पेपर भी देखे होंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का इस साल जो संस्कृत शिक्षा विभाग ने पेपर लिया था उसके केमिस्ट्री की आंसर की, जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने अपलोड कर रखी है, उसमें केमिस्ट्री के लगभग 95% क्वेश्चन सीधे के सीधे एनसीईआरटी बुक से उठाए हुए हैं। इसीलिए आप अपने दिमाग में ये बात जरूर अच्छे तरह से फिट कर लें कि आप चाहे किसी भी बुक से पढ़ें, एनसीईआरटी बुक आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए क्योंकि आरपीएससी में जो एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं वो एनसीईआरटी बुक से उठा के ही बनाते हैं। तो आपको 11th-12th, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11th-12th बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक आपके पास नहीं है तो आप अपने पास ला के रख लें, उनको पढ़नी है। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ वो आप अगर पहले से ही एनसीईआरटी बुक से पढ़ जाएंगे तो आपके लिए और फायदेमंद रहेगा। पहली बात ये। दूसरी, कई बार क्या होता है, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 की भर्ती की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने 11 में बीएड की थी, उसके बाद मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो उस समय मुझे ये लगता था कि आरपीएससी की सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, यानी जो सेकंड ग्रेड टीचर है वो इतना इजी तो बनना नहीं चाहिए, होना ये चाहिए कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन बहुत ईजी आए और मैंने उसकी प्रिपरेशन डीपली की। आप मानोगे नहीं, जो आरपीएमटी की बुक्स आती है उनसे मैंने डीपली प्रिपरेशन की, जबकि सवाल आए सतही और उसमें मेरा नहीं हुआ।
तो आपको सब्जेक्ट आती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बेसिक आनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी बेसिक क्वेश्चन ही पूछती है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपको 11th केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें मिल जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब मैं थोड़ा इस यूनिट के बारे में आपको आइडिया दे देता हूं। परमाणु की संरचना, इसमें हमें पढ़ना क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी जो अपरमाणविक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो एटॉमिक मॉडल्स हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर मॉडल, और उनकी जो लिमिटेशन है एज इट इज लिखा हुआ है, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली इक्वेशन, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का जो सिद्धांत है। उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आधुनिक अवधारणाएं हैं परमाणु संरचना की, उसके बारे में क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं, ऑपवो का सिद्धांत, पाउली का सिद्धांत, हुंड का रूल, n+l का रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का। उसके बाद एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास, मोल कंसेप्ट, सिंबल, आयंस, रेडिकल्स, वेरिएबल्स, वैलेंसीज, टाइप्स ऑफ फार्मूलाज, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल स्टोइकियोमेट्री। यानी ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट है, ये आपके 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैक्सिमम कवर कर रही है, तो वहां से आपको इसको देखना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, परमाणु की संरचना। परमाणु के बारे में जब हम शुरू कर रहे हैं, तो जो एटम नाम है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, एटोमियो, उससे लिया गया है। और एटोमिया का मतलब होता है जिसे काटा ना जा सके, अर्थात अविभाज्य। नोट्स आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे जैसे यूनिट कंप्लीट होगी। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है, हम जो अपने चैनल का नाम है टॉपर्स केमिस्ट्री, उसी के नाम से हमने जो अपने टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पर इसके आपको नोट्स, उसके बाद जो प्रैक्टिस सीट है वो मिल जाएगी। तो जो एटम शब्द है ये लिया गया है एटोमियो से। एटोमियो जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन बोले, ग्रीक बोले, जिसका मतलब क्या होता है, अविभाज्य, अर्थात जिसे काटा ना जा सके। अपने इंडिया के ही एक महर्षि हुए थे कणाद, महर्षि कणाद ने एटम के बारे में काफी जानकारी दी थी, लेकिन एटम का जो सिद्धांत है, जिसे बोलते हैं डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये दिया था डोल्टन ने। अब डोल्टन ने क्या बताया था, उसको हम पढ़ते हैं, डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डोल्टन। और थोड़ी जानकारी मैं आपको इस बारे में दे रहा हूँ, मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनको पता है, और उनको यदि ये लग रहा है कि इसके बारे में हमें जानकारी क्यों दी जा रही है, तो हमें ऑलरेडी पता है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है, हो सकता है कि आपके लिए कुछ नया हो। परमाणु का जो डोल्टन सिद्धांत है, इसके अनुसार डोल्टन ने कहा, नंबर फर्स्ट, प्रत्येक परमाणु, अब सॉरी प्रत्येक पदार्थ, पदार्थ को पदार्थ भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं, और इसको द्रव्य भी बोलते हैं। तो इसके अनुसार नंबर फर्स्ट, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु एक रासायनिक अभिक्रिया में न तो नष्ट होते हैं और न ही उत्पन्न। थर्ड, एक ही तत्व के परमाणु गुणों में समान होते हैं। फोर्थ, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में यहां नोट कर देता हूं। नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य, ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डोल्टन ने इसी के बेस पर अपना ये सिद्धांत दिया था। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है।
जिसे परमाणु कहते हैं। सेकंड, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ने तो नष्ट होता है, यानी रिएक्शन में ये कभी भी नष्ट नहीं होता है और न ही उत्पन्न। तो क्या होगा, रिएक्शन में इनका पुनर्विन्यास होगा और ये रिएक्ट करके अणु बनाएंगे। नंबर थर्ड, एक ही तत्व के परमाणु गुणों में समान एवं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न होते हैं। जैसे यदि कार्बन है तो कार्बन के सभी परमाणु गुणों में समान होंगे, और यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सभी परमाणु गुणों में समान होंगे, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न होंगे, ये डाल्टन ने कहा था। लेकिन बाद में ये पता चला कि परमाणु के खुद के अंदर विभिन्न प्रकार के मूलभूत कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये जो अविभाज्य वाला शब्द है ये कैंसिल आउट हो जाता है। फिर डाल्टन ने कहा था कि एक ही तत्व के परमाणु गुणों में समान होते हैं, लेकिन जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं लेकिन उनके गुण अलग होते हैं। फिर ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। जो समभारिक है, समभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं लेकिन उनके गुणों में समानता पाई जाती है। तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, इनमें हर एक जो पॉइंट है इसकी लिमिटेशन हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहा, लेकिन क्योंकि इसने सबसे पहले परमाणु के बारे में इंपॉर्टेंस जानकारी दी थी, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं। पढ़ना तो जरूरी है। और वैसे भी बड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि केमिस्ट्री अगर पढ़ी और अगर अपवाद नहीं आया तो हमने क्या केमिस्ट्री पढ़ी। ये तो वही हुआ कि कहीं खाना खाने गए और हमने खाना ही नहीं खाया, तो फिर जाने का क्या मतलब। अब हम बात कर रहे हैं परमाणु के अपरमाणविक कण। पहले ये माना जाता था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, इसको टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, इसके अंदर कोई कण नहीं है। लेकिन अब वैज्ञानिक जो नए नए आते हैं वो अपना नया काम करते हैं। एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था जे जे थॉम्सन। उसने इलेक्ट्रॉन की खोज करके जो उस समय साइंस थी उसमें तहलका मचा दिया। तो हम अपरमाणविक कण में नंबर 1 जो है वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। अब मैं इसके बारे में आपको काफी आइडिया देने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें। इलेक्ट्रॉन की खोज जैसा कि सबको पता है जे जे थॉम्सन ने की। एक वैज्ञानिक था माइकल फेराडे, जिसने विद्युत अपघटन के नियम भी दिए थे। माइकल फेराडे ने सबसे पहले आंशिक रूप से निर्वातित नलिका, जिसको कैथोड किरण नलिका कहते हैं, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। यानी विद्युत स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की और देखा कि उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो फेराडे ने सर्वप्रथम आंशिक रूप से निर्वातित नलिका यानी कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन का परीक्षण किया। कैथोड किरण नलिका कांच की नलिका होती है जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। विद्युत विसर्जन का अध्ययन निम्न दाब और उच्च वोल्टता पर ही संभव है। निम्न दाब और उच्च वोल्टता पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कणों की धारा के कारण विद्युत धारा
एनोड से कहां जाएगी, कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित हुई। इसकी पुष्टि करने के लिए कि क्या कणों की धारा से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कैथोड से एनोड की ओर जा रही है, इसकी पुष्टि करने के लिए छिद्रित एनोड लिया और छिद्रित एनोड के पीछे स्फुरदीप्ति पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड का लेपन किया गया और जैसे ही उच्च वोल्टता इलेक्ट्रोडों पर लागू की गई तो पाया गया कि एनोड के पीछे लगे स्फुरदीप्ति पदार्थ पर चमक उत्पन्न होती है। इससे यह पता चला कि कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर आ रही हैं। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। अब देखो, इसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे रहा हूं। माइकल फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित, मैं भी इनका मतलब समझाऊंगा आपको, नलिका, जिसका एक और क्या नाम है, कैथोड किरण नलिका, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। निर्वातित है यानी निर्वात वो होता है जिसमें बिल्कुल भी वायु नहीं हो, लेकिन आंशिक निर्वातित है यानी थोड़ी सी वायु उसके अंदर है। कैथोड किरण नलिका क्या होती है, ये कांच की एक नलिका होती है जिसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कुछ ऐसे, पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, और इन इलेक्ट्रोडों को उच्च वोल्टता से, या तो विद्युत स्रोत लो या बैटरियां ले लो, तो खूब सारी जोड़ा गया। और यहां पर एक सिस्टम है जिससे हम निर्वात को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, या हम क्या जोड़ सकते हैं, निर्वात पंप, ताकि हम अंदर की जो वायु है उसके प्रेशर को मेंटेन कर सके। ये जो अपना है, ये जो भाई साहब है अपने, ये क्या है, एनोड, और यहां पर हाई वोल्टेज है, माइनस प्लस, और ये क्या है, ये है अपना कैथोड। ये अपने कैथोड किरण नलिका या आंशिक रूप से निर्वातित नलिका है। इसमें विद्युत विसर्जन का अध्ययन उच्च वोल्टता व निम्न दाब पर ही संभव है। जैसे ही निम्न दाब यानी गैस का जो प्रेशर है वो कम है और उच्च वोल्टता पर इलेक्ट्रोडों पर वोल्टता लागू की गई, तो यह पाया गया कि कणों की धारा के कारण धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर हुआ, कैथोड से एनोड की ओर धारा का प्रवाह हुआ। अब हुआ कि नहीं हुआ ये किसने देखा, तो इसकी पुष्टि करने के लिए क्या किया गया, ये जो कैथोड किरण नलिका है इसमें थोड़ा सा चेंजेज ये किया गया, क्योंकि हमें तो देखना है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए जो एनोड है जो लगा हुआ है इसको छिद्रित किया गया, कुछ ऐसे छोटे छोटे इसमें छेद किए गए। ये अपना कैथोड है। अब जैसे ही उच्च वोल्टता लागू की गई, कणों की धारा के कारण धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर हुआ, और यहां जो हमने किया है नया सिस्टम, यहां पर किसका लेपन किया गया है, यह है अपना स्फुरदीप्ति पदार्थ है, इसका हमने लेपन किया गया है।
एनोड के पीछे, और स्फुरदीप्ति पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड। अब ये कणों के कारण जो धारा है ये कैथोड से एनोड की ओर आई और छिद्रित एनोड से होते हुए स्फुरदीप्ति पदार्थ से टकराई, तो वहां पर क्या उत्पन्न हुई? चमक, चमकीला रंग वहां दिखाई दिया। तो ये पाया गया कि कोई ना कोई यहां से कण धारा के रूप में आ रहे हैं, और इन्हीं कणों को जो धारा के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं इनको क्या नाम दिया गया? कैथोड किरणें। अब बात कर रहे हैं कि ये कैथोड किरणें क्या होती है। तो टॉपिक है कैथोड किरण के गुण। एक एक करके कैथोड किरणों के गुण हम निकाल रहे हैं। अब क्योंकि ये छिद्रित एनोड को पार कर रही है, छिद्रित एनोड ठीक ऐसे, ये मान लो ये मार्कर है, इसमें जगह जगह छेद किए हुए हैं, क्योंकि डायग्राम में ऐसे लग रहा है जैसे कट है, कट नहीं है, क्योंकि यहां पर हम 3D तो बना नहीं सकते, तो छेद करने के लिए बीच में से हमने कट लगाए हैं। ये अलग सेपरेट आउट नहीं है, इनके बीच में छोटे छोटे छेद हैं। तो कैथोड किरणों के गुणों में अब ये कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। पहला यह है कैथोड से कैथोड किरणों के जो गुण हैं, इसी में जो एग्जाम मैंने दिया था 2016 वाला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड किरणों का गुण नहीं है। ये कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, पहला इनका गुण ये हो गया। फिर ये छिद्रित एनोड को पार करके पीछे जा रही है, इस स्फुरदीप्ति पद्धति से टकरा रही है, इसका मतलब ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये भटकती नहीं है, यह है सीधी रेखा में गमन करती है। अब क्योंकि ये कैथोड से एनोड की ओर जा रही है, यानी ये माइनस से प्लस की ओर जा रही है, इसका मतलब इन पर आवेश क्या होना चाहिए? ऋणावेश। क्यों? क्योंकि अगर इन पर धनावेश होता तो ये कैथोड की ओर जाती। हमें पता है कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अब क्योंकि ये ऋणावेशित है, इसीलिए धनावेश की ओर आकर्षित होकर एनोड की ओर जा रही है। इसीलिए यदि इन पर हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये किसकी ओर मुड़ेगी? धन सिरे की ओर मुड़ेगी। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर यह धन सिरे प्लस की ओर मुड़ती है। अर्थात इन पर आवेश क्या है? अर्थात यह ऋणावेशित होती है, और इन ऋणावेशित किरणों से ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। नंबर 4, जो कैथोड किरणें हैं यह इस नली में भरी हुई गैस और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। तो यह नली में, यानी कैथोड किरण नलिका में भरी गैस व इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोडों कर लेते हैं, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। एक बार इसको बता रहा हूं, जैसे ही निम्न दाब और उच्च वोल्टता इलेक्ट्रोडों पर लागू की गई तो देखा गया कि कणों की धारा के कारण विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है। इसकी पुष्टि करने के लिए छिद्रित एनोड लिया गया जिसके पीछे स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेपन किया गया, और जैसे ही उच्च वोल्टता लागू की गई तो देखा गया कि स्फुरदीप्ति पर्दे पर कुछ चमक उत्पन्न होती है, अर्थात कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर चलती है, जिसे कैथोड किरणें कहते हैं।
ये सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन इनकी प्रकृति नली में भरी गैस और इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर नहीं करती है। ये मुख्य रूप से कैथोड किरणों की जो प्रॉपर्टी है, हमने इसकी बात की। जो कैथोड किरण नलिका है, इसका उपयोग टेलीविजन में किया जाता है। टीवी का जो पर्दा है, या जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं, वो स्फुरदीप्ति पर्दा होता है। पीछे कैथोड किरण नलिका लगी होती है, और जैसे ही कैथोड किरणें नलिका से पर्दे पर आकर टकराती है, तो वहां चमक उत्पन्न होती है, और चमक के कारण ही हम टीवी स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के कलर चित्र देख पाते हैं। थोड़ा बोर्ड भी इरेज करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। इसी में हम इलेक्ट्रॉन में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण। इलेक्ट्रॉन के ई का मतलब है आवेश, एम का मतलब है मास। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण भी जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन ने कैथोड किरण नलिका में निकलते हुए इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व इलेक्ट्रॉन के पथ पर लंबवत लागू किया, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के विचलन की मात्रा का निर्धारण कर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किया। इसने किया क्या, उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले मैं डायग्राम यहां पर बना देता हूं। कैथोड किरण नलिका और फिर इससे जोड़ दिया गया एक स्फुरदीप्ति पर्दा। यहां पर इलेक्ट्रोड हैं, और इन इलेक्ट्रोडों पर जाहिर सी बात है, क्योंकि कैथोड किरण नलिका है, हाई वोल्टेज लागू करेंगे। यहां से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसको हम कैथोड किरण भी कह सकते हैं। इसके यहां पर लंबवत एक तो क्या लगाया गया, विद्युत क्षेत्र। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, यह है प्लस, और ऐसे ही यहां पर लागू कर दिया माइनस। ये विद्युत क्षेत्र है, और ऐसे ही मैं अलग मार्कर से इसको नोट कर देता हूं, और लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र। ये इसका नॉर्थ पोल है चुंबक का, और ये इसका साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड है ये। और जो ब्लैक मार्कर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको थोड़ा सा मैं और हाईलाइटेड कर देता हूं। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये अपने यहां पर हमने कैथोड नलिका का उपयोग किया है। ये जो अपना है, ये है स्फुरदीप्ति पर्दा। स्फुरदीप्ति पर्दा। अब यहां पर सपोज करो कि जो ब्लैक मार्कर है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ग्रीन मार्कर के जैसे तो लगाया गया विद्युत क्षेत्र जो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लंबवत है, और रेड मार्कर है, ऐसे लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री के एंगल पर है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड किरण के भी लंबवत है। ये देखो 90 पर है, और ये भी क्या है, 90 पर। तो जे थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर
लंबवत लागू किया गया तथा इलेक्ट्रॉन के विचलन की मात्रा का मात्रा हटा भी दो, इलेक्ट्रॉन के विचलन का निर्धारण कर EM इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात किया। विचलन कब ज्यादा होगा कब ज्यादा नहीं होगा? विचलन जो है नंबर 1, देखो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र भी लगाया, चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे या दोनों साथ में लगाएंगे तो इसका जो पथ है इसमें कहीं ना कहीं विचलन तो होगा। तो जो विचलन की मात्रा है वो डिपेंड करती है ऋणावेश पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो कैथोड किरण है इस पर ऋणावेश बढ़ने पर विचलन बढ़ता है। ऋणावेश बढ़ने पर विचलन क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऋणावेश बढ़ने पर इसकी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है तो विचलन भी ज्यादा होगा। नंबर 2, जो विचलन की मात्रा है वो डिपेंड करती है द्रव्यमान। यदि द्रव्यमान घटता है तो द्रव्यमान घटने पर जितना कण हल्का होगा विचलन उतना ही अधिक होगा। नंबर 3, यदि हम विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा दें वो तेजी से खींचेगा और तेजी से खींचेगा तो विचलन भी बढ़ेगा। तो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने पर विचलन बढ़ता है। यदि ऋणावेश बढ़ेगा तो प्लस की ओर उतना ही तेजी से भागेगा, विचलन ज्यादा होगा। सेकंड, यदि द्रव्यमान कम है तो जितना हल्का होगा वो धन सिरे या ऋण सिरे की ओर उतनी ही तेजी से भागेगा। जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वैसे विचलन घटेगा, क्योंकि भारी कण को खींचना आसान नहीं होता। थर्ड, यदि जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हम लागू कर रहे हैं यदि इसकी प्रबलता को हम बढ़ा देंगे तो विचलन बढ़ेगा, क्योंकि वो उस कण को उतनी ही तेजी से अपनी ओर खींचेंगे। यह पाया गया कि यदि इलेक्ट्रॉन के पथ पर केवल विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो क्योंकि वो ऋणावेशित होता है इसीलिए धन सिरे की ओर भागेगा और वो जाकर कहां टकराएगा? पॉइंट ए पर। यदि उस पर केवल चुंबकीय क्षेत्र लागू किया गया तो वो सीधा नीचे आएगा और कहां टकराएगा? पॉइंट सी पर। और यदि उस पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र दोनों नहीं लगाए जाए या विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र बराबर मात्रा में लगाया जाए तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन सीधा अपने मार्ग पर जाएगा और पर्दे के बिंदु बी पर जाकर टकराएगा। अब ये सीधा जाके टकरा रहा है, ऊपर भाग रहा है या नीचे भाग रहा है, ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि जो स्फुरदीप्त पर्दा है उस पर जब ये कण टकराएगा तो वहां चमक उत्पन्न होगी कि यहां आके कोई टकराया है। तो इस प्रकार थॉमसन ने कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत लगाकर इलेक्ट्रॉन के विचलन की मात्रा के आधार पर इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किया। और ये कितना प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ आवेश द्रव्यमान अनुपात है, ये है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलो। अब लौटते हैं अगले टॉपिक पर और वो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण। एक एक चीज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार खोज हुई, किस प्रकार आवेश का निर्धारण हुआ। हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये कैसे होता है?
इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण करने वाला जो वैज्ञानिक था यह था मिलिकन, और मिलिकन ने जो प्रयोग किया था उसका नाम था तेल बिंदुक प्रयोग। इसमें एक चेंबर होता है, उस चेंबर का मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर उसके बाद हम इसके आवेश को फुर कर देंगे, किस प्रकार आवेश आया। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं। फिर यहां पर हम लगा देते हैं कणित्र। ये तेल की बूंदे कुआशे के रूप में, यहाँ पर एक छिद्र है जहां से तेल की बूंदें आ रही है, और यहाँ पर हमने लगा दिया है दूरबीन, जिसे पता चलेगा कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये प्लेटें हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया प्लस माइनस, और यहां से हम डालेंगे एक्स किरण का पुंज। ये क्या है, यहां से हम डाल रहे हैं एक्स किरण का पुंज। ये विद्युत क्षेत्र आवेशित प्लेटें हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र लागू किया गया है। आवेशित प्लेट और ये तेल की बूंद है जिसका हम प्रेक्षण कर रहे हैं। ये है माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन, अपने वाली दूरबीन नहीं, थोड़ी अलग है। ये कणित्र, कोई सोचे कि मैं तो इसको लेके देखूंगा कि बूंद आ रही कि नहीं आ रही, तो नहीं दिखाई देगी। अब देखो, कुआसा ठीक वैसा ही होता है जैसे हम बार्बर की दुकान में जाते हैं, वो अपने बालों पर स्प्रे करता है तो उसमें पानी है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कणित्र है इसमें तेल लिया गया और जैसे ही इसको दबाया जाएगा लीवर को, इस छिद्र की सहायता से तेल की बूंदे जो है वो कुआशे के रूप में बदल जाएगी, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। यहां पर आवेशित प्लेटें लगाई गई है, इस प्लेट पर एक छिद्र है और ये जो तेल की बूंद इस छिद्र से होते हुए नीचे आएगी, नीचे आ रही है। इसको हम देख रहे हैं माइक्रोमीटर लगे हुए दूरबीन से, और इस साइड से हम डाल रहे हैं एक्स किरण का पुंज, और ये जो तेल की बूंद है इसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। अब देखो मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन ने कणित्र की सहायता से तेल की बूंदों को कुआशे के रूप में परिवर्तित किया। ये तेल की बूंदें छिद्र से धीरे धीरे आवेशित प्लेट के नीचे गिर रही हैं। तेल की बूंद के नीचे गिरने की दर को माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन से ज्ञात किया गया। बूंद के नीचे गिरने की दर के द्वारा बूंद का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। फिर इस चैम्बर में एक्स किरण पुंज प्रवाहित की गई, यानी एक्स किरणें डाली गई, जिसके कारण चैम्बर में उपस्थित वायु के कण आयनित हुए और इन कणों के संपर्क में, अर्थात इन कणों से टकराने के कारण बूंद पर, तेल की बूंद पर विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ। आवेशित तेल की बूंद पर विद्युत क्षेत्र क्योंकि प्लस माइनस लगाया गया है, तो इस आवेशित बूंद पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन कर इन पर आवेश ज्ञात किया गया। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तेल को कुआसे के रूप में बदला गया, फिर तेल के, या ये तेल की बूंद कर लेते हैं, तेल तो कैसे गिरेगा, तेल की बूंद के नीचे गिरने की दर का माइक्रोमीटर
युक्त दूरबीन द्वारा निर्धारण कर बूंद का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। फिर क्या हुआ? एक्स किरण पुंज डालने पर वायु के कण आयनित हुए, जिनके टक्कर से तेल की जो बूंद है पर आवेश उत्पन्न हुआ। ये कहानी अभी हमने पढ़ी। ये जो आवेशित बूंद है, आवेशित बूंद पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का प्रेक्षण कर बूंद पर आवेश ज्ञात किया गया। और जो बूंद पर आवेश है वो है Q बराबर N इंटू E। जहां पर Q है तेल की बूंद पर आवेश, N नंबर है जो 1 2 3 सो ऑन हो सकता है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कितना प्राप्त हुआ? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस प्रकार मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग से इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया। अब क्योंकि हमें आवेश भी पता है और आवेश द्रव्यमान अनुपात भी पता है, तो इन सब क्या ज्ञात कर सकते हैं? इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा और E अपॉन एम जो है वो एम चला जाएगा ऊपर। तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का मास। E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E अपॉन एम कितना है? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलो। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलो। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण और इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया। बोर्ड थोड़ी इरेज करते हैं। अब हम ले लेते हैं दूसरा जो अपरमाणविक कण है, वो है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज जैसा कि सबको पता है गोल्डस्टीन ने की। जो कैथोड किरण नलिका है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया और उसमें छिद्रित एनोड की जगह छिद्रित कैथोड का उपयोग किया गया। ये निर्वात है, ये इस तरफ एनोड है, हायर वोल्टेज लागू करेंगे, और ये क्या है? छिद्रित कैथोड। और इसके पीछे हमने क्या लगाया है? स्फुरदीप्ति पदार्थ। जैसे ही परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो वैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ गया कि क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो ऋणावेशित अगर कण है तो उसमें कोई धनावेशित कण भी होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर कैथोड किरण नलिका में छिद्रित एनोड की जगह छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया गया। ये जो है ये क्या है? छिद्रित कैथोड। और जैसे ही इस मैनिपुलेटेड परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में उच्च वोल्टता इलेक्ट्रोडों पर लागू की गई तो यह पाया गया कि कुछ कण
एनोड से कैथोड की ओर आते हैं, जो छिद्रित कैथोड के पीछे लगे स्फुरदीप्ति पदार्थ पर चमक उत्पन्न करते हैं। यह किरणें क्योंकि एनोड से चलकर कैथोड की ओर गमन करती है, इसीलिए इनको एनोड किरणें या केनाल किरणें कहते हैं। एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न ना होकर एनोड व कैथोड के मध्य से उत्पन्न होती है। सेकंड, ये सीधी रेखा में गमन करती है और विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये ऋण सिरे की ओर मुड़ती है, अर्थात ये धनावेशित होती है। फोर्थ, एनोड किरणों के गुण नली में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात इनकी प्रकृति नली में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। सबसे छोटा धनायन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। इन धनावेशित किरणों से गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। मैं वापस इनके गुण बोल रहा हूं, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये किरणें एनोड से होकर कैथोड की ओर चलती है। चलो मैं नोट कर देता हूं। नाम क्या है? एनोड या केनाल किरणें। नंबर 1, ये भी सीधी रेखा में गमन करती है। यह है एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर यह ऋण सिरे की ओर मुड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात क्योंकि नेगेटिव की ओर जा रही है तो इन पर चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, धनावेशित होती है। यह नली में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। और सबसे छोटा धनायन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इन्हीं धनावेशित किरणों से गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिस पर इलेक्ट्रॉन के समान आवेश होता है, लेकिन आवेश क्या होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर होता है +1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब क्योंकि परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो वैज्ञानिकों का और ज्यादा मन हुआ कि हो सकता है कि इसमें कोई उदासीन कण भी हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की। चैडविक ने पाया कि बेरिलियम से कुछ उदासीन कण उत्सर्जित हुए जो प्रोटॉन की तुलना में थोड़े अधिक भारी हैं, जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया। तो जो न्यूट्रॉन की खोज हुई, उसके पीछे हाथ किसका था? चैडविक का। और चैडविक ने क्या किया? बेरिलियम लिया और इस बेरिलियम पर अल्फा कण की बौछार की। बौछार का मतलब क्या है? बारिश थोड़ी होती है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से डाले गए और देखा गया कि इनसे कुछ उदासीन कण उत्सर्जित होते हैं। और वो उदासीन कण कौन है? न्यूट्रॉन, जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 कणों की खोज हमने यहाँ पढ़ी है। इनके अलावा भी अन्य अपरमाणविक कण परमाणु में होते हैं, जैसे एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, आप लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का +1.6 10⁻⁻19 कूलम, न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 10⁻31 किलो। इसका होता है 1.672 10⁻27 किलो, और न्यूट्रॉन का होता है मास 1.674 10⁻27 किलोग्राम। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके अलावा भी परमाणु में अन्य अपरमाणविक कण होते हैं, लेकिन ये मूलभूत 3 ही कण हैं। अन्य अपरमाणविक कण में बात करें तो जैसे मैंने बताया पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे और भी उसमें कण होते हैं। तो यहाँ पर अपने इस वीडियो में हमने जो अपना फर्स्ट वीडियो था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हमने जो परमाणु के अपरमाणविक कण हैं उनकी खोज और उनके चार्ज के बारे में पढ़ा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पढ़ने में आसानी है, समझने में आसानी हो रही है, या कोई इससे इश्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी अगला वीडियो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आए। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।